नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। धार्मिक स्थल जिनमें हमारी अटूट आस्था होती है, जहां पर हम पूजा अर्चना करने, आराधना करने जाते हैं। भगवान का वो घर जहां पर हम अपनी तकलीफें बयां करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी आस्था के मंदिर की रखरखाव करने वाले लोग ही दरिंदे हो जाएं, ऐसी घिनौनी हरकत कर दें कि इंसानियत पर सवाल खड़े हो जाएं, तो क्या हो। बदायूं में निर्भया जैसा कांड एक बार फिर से सामने आया है। यूपी के बदायूं से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा और सवाल भी होंगे। और आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से हैवानियत की हदें पार कर देने वाली एक खबर सामने आई। दरिंदों का बर्बर चेहरा सामने आया। उघैती इलाके में रविवार रात एक धर्मस्थल में महिला के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक महिला के साथ न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, बल्कि उसके निजी हिस्सों में गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई। महिला की उम्र 50 साल थी। हर रोज मंदिर में पूजा करने जाती थी। दरिंदे महिला के खून से लथपथ शव को उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले में सवाल पुलिस की कार्रवाई पर भी उठ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि शिकायत के बाद भी पुलिस उन्हें गुमराह करती रही। घर वाले बार बार पुलिस को फोन करते रहे। रात से सुबह हो गई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। 4 जनवरी को केस दर्ज हुआ। उसके बाद भी महिला के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। शव का पोस्टमार्टम हुआ 2 दिन के बाद, यानी कि 5 जनवरी को, और तब तक इस घटना के करीब 48 घंटे बीत चुके थे। हालांकि फिलहाल इस मामले में थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस पर, पूरे प्रकरण पर पुलिस का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए, और मृतका के बेटे ने इस पर क्या बयान दिया है वो भी एक बार सुन लीजिए। उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। ये थाना उघैती क्षेत्र में लगभग 50 वर्षीय एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने पर परिजनों की तहरीर के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सेक्शन 376 डी आईपीसी और 302 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मंदिर पे जो कुआं है, उस कुआं में जो गिरी हुई बताई बाबा ने, तो बाबा सही ही जिस टाइम पहुंचा के गए रात के 11 बजे, या मृतक ही? नहीं, ऐसे ही मृतक, मतलब मरी हुई थी। हाँ, हम आवाज मारी, कबाड़ खोल गए। हमने कबाड़ खोले तो जल्दी से यहाँ डाल के ना यहाँ पे तो चले गए, रुके भी ना। हमने बाबा ना रुके? ना रुके। उसके बाद में उनके साथ में कौन कौन था? एक तो एक और थे बेदराम नाम के कोई, और एक बाबा थे, और एक ड्राइवर था गाड़ी वाला। अब देखिए, इस पूरे मसले पर सवाल कई हैं। सबसे पहले वो सवाल जो हम आज की इस चर्चा में पूछेंगे अपने मेहमानों से, जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, उन सवालों से आपको रूबरू करा देती हूँ। क्या आज सवाल आपका में इस पूरे मुद्दे को लेकर के सवाल रहेंगे? क्यों दरिंदों में कानून का खौफ नहीं है? क्यों डर नहीं है? सबसे अहम सवाल, 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम क्यों हुआ? आखिर क्यों 2 दिन लगा दिए गए पोस्टमार्टम करने में? ऐसी मानसिकता वाले लोगों का क्या इलाज है? कैसे इन लोगों की मानसिकता को बदला जा सकता है? और देश में बेटियां, महिलाएं आखिर कब सुरक्षित होंगी? ये अपने आप पे सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। इस तरीके के मामले कई बार सामने आते हैं। कई बार दुष्कर्म के ऐसे मामले होते हैं जो दब जाते हैं, सामने भी नहीं आ पाते। लेकिन हर रोज अगर आप खबरों में देखेंगे तो ऐसी खबरें आपको रोज देखने को मिलेंगी। ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश आज हमारी रहेगी। लगातार कुछ नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। उन नंबर्स पर कॉल करके आप दे सकते हैं अपनी राय, अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मेरी सभी दर्शकों से अपील है कि जब भी हमारे साथ जुड़ें, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें और अपने सवाल इसी मुद्दे पर रखें, क्योंकि बेहद संवेदनशील मुद्दा है। तो चलिए, सबसे पहले 2 मेहमानों से परिचय आपका करा देती हूँ जो हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ेंगे। रवि वर्मा स्वर्णकार, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर रमन सोढ़ी, ये साइकेट्रिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रमन, आपका रुख करूंगी। इस तरीके के मामले कई बार समाज में देखने को मिलते हैं, लेकिन रूह कांप जाती है, दर्द होता है, गुस्सा भी आता है, सवालों का जवाब नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों की मानसिकता का क्या इलाज है? कुछ इलाज है भी या नहीं? हमें खुद को सतर्क रखना पड़ेगा।
मानसिकता का तो इलाज हो ही नहीं पाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन सोडी बोल रही हूँ। मैं साइकेट्रिस्ट नहीं, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 इज इनका इलाज कुछ हो इसलिए नहीं पाता है क्योंकि हर चीज चर्चा का विषय बन जाती है, कुछ दिन डिस्कस होती है और उसके बाद सब भूल जाते हैं इसके बारे में। कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर कोई एक्शन लिया जाए और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले तो करने वाले को ये पता रहे कि मेरे इस कार्य का अंत क्या होने वाला है और वो ना करे। लेकिन डॉक्टर रमन, सजा की बात आप कर रही हैं, निर्भया कांड से पूरा देश वाकिफ है, हर आंख नम हुई थी। आखिरकार उन दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई, दी गई फांसी की सजा कितने साल बाद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पर आ रही थी कि सजा मिलने में, इंसाफ मिलने में जो लंबा वक्त लग जाता है, क्या आपको लगता है ये भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है? बहुत बड़ा कारण है। अगर उसी वक्त उनको सजा मिल जाती और ये कहा जाता है कि देखो इस तरीके की हरकत का ये अंत होगा, तो शायद ऐसी हरकतें कम होती, करने वाला डरता। और थोड़ा ये तो बहुत महात्मा लोग थे जिनकी लोग बहुत पूजा करते हैं और महंत लोग हैं, महंत लोगों की अपने आप में बहुत जगह है, तो ये तो डरते ही नहीं है समाज में से, सारा समाज इन्हीं से डरता है। तो ये मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी कि ये लोग गंदे लोग नहीं हो सकते, ये वैसे ही लोग हो सकते हैं जैसे कोई भी हो सकता है। आप बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं, अंधविश्वास से लोगों को बाहर आने की जरूरत है। हाँ, नहीं, इस धारणा से बाहर आने की जरूरत है कि इनके साथ सिक्योर है, कोई और हो तो हम डरेंगे पर इनसे हम नहीं डरेंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ आपके पास। रवि वर्मा जी से भी सवाल होंगे, जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है रवि वर्मा जी आपका। सबसे पहले एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। रणवीर सिंह है, रोहतक से जुड़ गए। रणवीर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम। ये क्या है कि हमारे देश में कानून प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है और गरीब आदमी के लिए तो उस कानून प्रक्रिया को अपनाना ही बड़ा मुश्किल है। तो कानून ऐसा बनना चाहिए देश में कि वैसे आदमियों को सरेआम चौराहे पर गोली मारी जाए। अगर 50 आदमियों को शूट आउट कर दिया जाए तो कोई देश में ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं उठाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय साझा की। रवि वर्मा जी, कितना सहमत है आप इनकी बात से कि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, क्या वो इतनी लचल है और क्या इतनी लचीली है, इतना ज्यादा समय लग जाता है, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन किस तरीके से देखा जाए ऐसे लोगों की मानसिकता को, जिस तरीके से आपने पूरा मसला देखा होगा, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया, उसके बाद घिनौने तरीके से हत्या कर दी गई, किस तरीके से देखते हैं आप ऐसी मानसिकता को? देखिए, मैं भैया जी इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हम देखते हैं कि और भी जो सीरिया है, ईरान, इराक है, कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ इस प्रकार के घृणित कृत्य करने वाले को सामूहिक रूप से और सामाजिक रूप से उनको सार्वजनिक स्थल पर सजा दी जाती है, इसलिए वहाँ ऐसे क्राइम नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था लचर होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और वह इस प्रकार के घृणित दुष्कर्म के कृत्य करने के लिए हर समय आमादा रहते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था हमारे देश के अंदर हो कि इस प्रकार इनको सार्वजनिक रूप से सजा दी जाए, चौराहे पे खड़े कर उनको फांसी लगाई जाए, गोली मारी जाए, तो आने वाली जनरेशन इससे सबक लेगी और वो ऐसे घृणित कार्य करने से बचेंगे। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। एक और दर्शक है, अरुण जी राजस्थान से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ मैम, नमस्ते जी। नमस्ते। जो आए दिन जो हत्याकांड, सामूहिक गैंग रेप होते हैं, लैंगिक अपराध बढ़ता जा रहा है, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। मैडम, अभी जो उन्होंने भरमाया था कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनका यही इलाज है कि इनकी दोनों टांगे काट दी जाए और एक हाथ काट दिया जाए। इनका अंग प्रत्यारोपण नहीं होना चाहिए, इनको चौराहों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाए और इनके बैनर लगे जाए इनके ऊपर कि उन्होंने ये ऐसा अपराध किया था, सब सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी, जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। तो डॉक्टर रमन, यहाँ पर जो दर्शक जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं मानसिक रूप से इनका उत्पीड़न होना चाहिए, कितना सहमत करती हैं आप इस बात से? मैं इनसे बहुत सहमत हूँ, मैं इनसे बहुत ज्यादा सहमत हूँ। फांसी देने के बजाय इनके हाथ पैर काट के इनको रख दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या मानती हैं डॉक्टर रमन, क्या कारण मानती हैं, क्यों कानून में बदलाव नहीं हो पाते हैं? इस तरीके की कानून प्रक्रिया हमारी रहती है,
इस तरीके के मामले पहले भी सामने आते हैं। निर्भया कांड जब हुआ था उसके बाद लग रहा था कहीं ना कहीं जिस तरीके से फांसी की सजा दी गई है कुछ ना कुछ मामलों में कमी आएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, फिर से ऐसे मामले सामने आए। अरे देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, फांसी की सजा दे देने से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उस आदमी को चौराहे पे बिठा करके उसके हाथ पैर काट दिए जाएं तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज, सबको पता रहेगा कि हम जिंदा भी रहेंगे और हम बेकार हो जाएंगे। और तीसरी चीज ये कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, महंत और ये सब अपने, और पॉलिटिकली इंक्लाइन पीपल, ये लोग अपने आप को बहुत सेफ समझते हैं कि कानून हम पे हाथ नहीं डालेगा या कि ये लोग हमको कुछ नहीं कहेंगे, पुलिस केस ही नहीं बनाएगी। ऐसा इस केस में भी हुआ था कि पुलिस उनकी हेल्प के लिए नहीं आई। बिल्कुल। तो पुलिस तो हमेशा मिली होती है हर बड़े इंसान के साथ, जो जिसके पास पैसा होता है पुलिस उसी की होती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर डॉक्टर अमन एक बात कहना चाहूंगी। मुझे लगता है कि हम इस कटघरे में हर पुलिसकर्मी को लाकर खड़ा नहीं कर सकते। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन फिर भी हर पुलिसकर्मी पर हम इस तरीके के सवाल मुझे लगता है शायद हम नहीं उठा सकते। बताएं कि हर केस में क्यों पुलिस गड़बड़ करती है? हम पुलिसकर्मी को तो नहीं खड़ा करना चाहते। मैं एक फौजी फैमिली की देखिए डॉक्टर अमन, ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। मैं हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा में अभी फरीदाबाद में जो निकिता हत्याकांड हुआ था, 24 घंटों के अंदर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी और जो आरोपी थे वो पुलिस की गिरफ्त में थे। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस हर बार इस तरीके से बिहेव करती है। हाँ, जिस भी जगह पर इस तरीके का पुलिस का रवैया रहता है उस पर सख्त एक्शन लिए जाने की जरूरत होती है और इस बात को सरकार को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं लौटती हूँ आपके पास, दर्शक कुछ और जुड़ रहे हैं। जयसिंह जी हैं भिवानी से। जयसिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस देश के प्रधानमंत्री मोदी जैसे हों, जिस प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हों, जो इतने सशक्त हैं और फिर भी हमारे देश में ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, बेटियां कब तक सुरक्षित रहेंगी? कब तक ऐसे कानून बनेंगे कि जब तक कि हमारी बेटियां और बहनें जो है ना ये निसंकोच होकर रोडों पर निकले, निसंकोच होकर बाजारों में जाएं? कब बनेगा ऐसा? ये कितनी जो है ना गंदगी जो है ना देशों में हर रोज देखने को मिलती है, कब होगा समाधान इसका? बताइए जरा। बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है जयसिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप जुड़े हमारे साथ और राय साझा की। एक और दर्शक मुकेश रेवाड़ी से जुड़ गए। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। मैडम, मैं आपसे यही कहना योगी तक ये बात पहुंचती है, ये बहुत जघन्य अपराध, ताकि इनको सजा मिले, फांसी होनी चाहिए। जी मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। जुड़े आप हमारे साथ, अपनी राय साझा की। रवि वर्मा जी, देखिए पुलिसिया कार्रवाई पर इस पूरे मसले में सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 17-18 घंटे तक जो महिला का शव था वो उसके घर के बाहर पड़ा रहा, FIR दर्ज नहीं की गई। 44 घंटे के बाद पोस्टमार्टम होता है। अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस महकमे की तरफ से भी हुई है और इसमें बड़ा एक्शन भी लिया गया। SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने STF बनाने के लिए भी कह दिया, कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चलेगा। लेकिन आप पुलिस की कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं इस पूरे केस में? क्या इस तरीके का रवैया पुलिस का बर्दाश्त के काबिल है? जी पूजा जी, थोड़ा पुलिस का हर जगह एक सा रोल नहीं रहता है। अभी जब पुलिस के पास कंप्लेंट जाती है, कोई अपनी शिकायत लेकर जाता है, मेरे साथ ये घटना हो रही है या मेरे साथ छेड़छाड़ की घटना आए दिन होती रहती है, कोई महिला लेकर जाती है, तो कभी कभी पुलिस उसको गंभीरता से नहीं लेती है। और जब पुलिस का ऐसा लचीला रवैया रहता है तो अपराधी घटना को अंजाम देता है। इसलिए इसमें ऐसे केस में पुलिस को भी सजग रहना चाहिए। यदि कोई छोटी कंप्लेंट लेकर पहुंचा तो उसकी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। तो हो सकता है कि लापरवाही अगर ना बरती जाए, गंभीरता से मामले को देखा जाए तो किसी की जान बच सकती थी, हो सकता है। बिल्कुल बच सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो पालघर की साधुओं की हत्या हुई थी जी, उसमें तो पुलिस वाले साथ में थे उनके, तब भी उनकी हत्या हो गई। तो पुलिस को अपना चेहरा पब्लिक के सामने ऐसा रखना चाहिए जिससे अपराधियों में भय रहे वर्दी का। आज वर्दी का भय नहीं है पुलिस का, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, साधुओं की हत्या हो जाती है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ। एक दर्शक हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर जवाब दीजिएगा। बिहार से दर्शक है संतोष जी जुड़ गए हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका।
बताइए अपना सवाल। मैडम ऐसा बात बोलना चाह रहा हूँ, ये जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ये लोग खुद अपना फैमिली देखें, फिर बाहर देखें, तो उनके भी घर में उनके माँ बहन है, सारे बंदे हैं, उसके बाद बाहर ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ये अच्छे कर रहे हैं। इन लोग को है ना बीच चौराहे खड़े करके ना मार देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी, जुड़े आप हमारे साथ राय साझा की। डॉक्टर अमन, देखिए मानसिकता को लेकर के सवाल उठते हैं कि इनके घर में भी महिलाएं होती हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर इतनी संवेदनशीलता इन लोगों के अंदर होती तो इस तरीके के जघन्य अपराध को ये अंजाम ही ना देते। लेकिन क्या लगता है आपको, सामाजिक परिवेश और आपका सर्कल इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाता है? देखो, हमारे समाज में एक चीज तो पुरुष प्रधान समाज है। बच्चे को लड़के को बचपन से ही छूट होती है जो मर्जी करे, पर लड़की के ऊपर बंदिशें लगनी शुरू हो जाती हैं। तो समहाउ हम लोगों को लड़की को भी ट्रेनिंग देनी है, औरत को, कि खुद को कैसे संभाले और कैसे ऐसे दरिंदों से बचे। ये एक ट्रेनिंग लड़कियों को देनी पड़ेगी। और दूसरा, ये चीज तो सरेआम करनी पड़ेगी कि इनको चौराहे पे जलील किया जाए। ये अगर टीवी पे दिखाए जाएंगे तो इनके चेहरे ढक दिए जाएंगे। क्यों भाई, इतना गंदा काम इन्होंने किया है, इनके चेहरे पर तो लोगों को थूकने का मौका मिलना चाहिए। और तभी तो किसी और करने वाले को डर पड़ेगा। कुछ तो ऐसा हमें करना ही पड़ेगा जिससे कि हर दिन एक हादसा यहाँ ना आ जाए। बदायूं में अभी 6 महीने पहले भी वो लड़कियां लटकी मिली थी पेड़ पे। वो दैट रेप केस आल्सो हैपेंड एट द सेम स्टेट। जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। की बात है, मैं यही सोचती हूँ कि हमको अपने बच्चे पालते वक्त उनको सिखाना पड़ेगा कि यू हैव टू रिस्पेक्ट अ वुमन। अपने घर से ट्रेनिंग शुरू की जानी चाहिए, यानी कि बचपन माँ से बाप को घर से ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। बाप को माँ का दर्जा देना पड़ेगा। घर में औरतों को रिस्पेक्ट से रखना पड़ेगा ताकि बच्चे रिस्पेक्ट करना सीखें। बिल्कुल, बहुत सी चीजें जो हैं, जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुछ डॉक्टर अमन, उनके सवाल ले लेते हैं। बलबीर जी हैं शिमला से। बलबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। बलबीर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुझे लगता है कुछ तकनीकी समस्या, उसको दुरुस्त कर लीजिए, फिर से जुड़िएगा। सुनैना जी हैं। सुनैना जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बलबीर जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए अपना सवाल। ऐसा है, इनके प्रति एक तो पुलिस का धुलमिल रवैया, और दूसरे जो हमारे पॉलिटिक्स वाले हैं, इनका भी पूरा हाथ रहता है इस पर। जी 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 जी, ठीक है। एक तो जी है इन पर पुलिस का जो इसके बारे में धुलमुल रवैया, और दूसरे जो हमारे पॉलिटिशियन है जी, ये इनका भी रवैया इसके बारे में कोई संजीदा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। सुनैना जी एक और दर्शक है। सुनैना जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? लगता है संपर्क उनके साथ टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रवि वर्मा जी, क्या मैसेज आप इस मंच के जरिए देना चाहेंगे, क्योंकि खबर फास्ट की कोशिश है कि जो हम इस मंच के जरिए इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, इससे कुछ अच्छा मैसेज लोगों के बीच जाए और कुछ परिणाम निकलकर सामने आए। खाली डिबेट्स के जरिए चीखना चिल्लाना, इससे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा परिणाम कुछ निकल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इस मंच के जरिए आप लोगों को किस तरीके से अवेयर करना चाहेंगे कि कैसे वो अपने घर की बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षित करें, क्योंकि उन लोगों की भी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। देखिए पूजा जी, अभी डॉक्टर अमन जी ने बताया कि लड़कियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जिस घर में बच्ची है, उनके माँ बाप को पहले से बच्ची को ट्रेन करना चाहिए कि आपके साथ कोई घटना हो तो आपको अपनी आत्मरक्षा कुछ गुर ऐसे सीखने चाहिए कि आप उसका तत्काल जवाब दे सकें। अब देखिए, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला विंग चलती है, राष्ट्र सेविका समिति है, दुर्गा वाहिनी है, उसमें बच्चियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। जूडो कराटे सिखाए जाते हैं, लाठी चलाना, तलवार चलाना सिखाया जाता है आत्मरक्षा के लिए। तो ऐसी संस्थाओं में बच्चियों को भेजना चाहिए शुरू से, जिससे कि आगे कोई उनके साथ घटना ना हो सके और वो तत्काल उसका मौके पर ही जवाब दे सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें अपनी बच्चियों को ट्रेनिंग देनी चाहिए आत्मरक्षा के लिए। ठीक है, रवि वर्मा जी, लौटती हूँ आपके पास। सुनैना जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुनैना जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
मैम जीन से। जीन से बात कर रही हैं आप? यस मैम। हाँ जी, बताइए। मैम जो फरीदाबाद में निकिता कांड, मैम जो फरीदाबाद में सुनैना जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, नहीं सुन पा रहे हम आपको। फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, लगता है कुछ तकनीकी समस्या। एक और दर्शक दिल्ली से जुड़ गए, जसवंत जी। जसवंत जी, स्वागत है आपका। हेलो जी। हेलो जी जसवंत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो हाँ हेलो हाँ मैडम, आपको याद होगा बदायूं में करीब हाँ मैडम, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। अच्छा जी। के करीब 6-7 महीने पहले, हाँ जी, और जब वो उनका बाप जो है ना पुलिस चौकी पर कंप्लेंट कराने गया तो वहाँ पता चला कि वो जो अपराधी थे वो पुलिस वाले के साथ जो है चाहे जसवंत जी, क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ मैं आपको। मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है जिस वजह से आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। जसवंत जी, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जी डॉक्टर रमन, इस मंच के जरिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके की दरिंदगी को अंजाम देते हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और इस मंच के जरिए महिलाओं को, बेटियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? बेटियों को कहूंगी कि वो अपने आप में सक्षम हो जाएं। सबसे वो चिली पाउडर या कोई ऐसी चीज अपने पास जरूर रखा करें जो कि वो एकदम से इस्तेमाल कर सकें। और दूसरा, अपने आप में इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। घर में ये वातावरण नहीं रखना चाहिए कि ये लड़का है ये सेफ है, ये लड़की है ये सेफ नहीं है। इसको बताना चाहिए कि तुमको कैसे सेफ होना है, अपने आप को कैसे बचाना है, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, जो जन्म से ट्रेनिंग होती है, लड़का हुआ है तो मिठाई बांटो, लड़की हुई है तो रोने बैठ जाओ, तो वहीं से लड़की का महत्व कम हो जाता है और आदमी औरत को खुद से कम समझना शुरू कर देता है, उसे खिलौना समझना शुरू कर देता है। तो हमारे घर के बच्चे इस तरीके की हरकत ना करें। उनको बताना चाहिए कि ऐसी हरकत करने से इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। तुम कहीं में समाज में शक्ल दिखाने लायक नहीं रह जाओगे और तुम्हारे जीवन में तुम कहीं नहीं पहुंच सकोगे। और दूसरी चीज ये है कि लड़कियों को सिखाना पड़ेगा कि तुम अपनी इज्जत खुद करो, अपना बचाव खुद करना सीखो। आज हम समाज में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, रवि वर्मा जी, ये हम लोग सिर्फ करते हैं, वैसे हम रोज उठा के लड़की को रेप करते हैं। रवि वर्मा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जब बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि बेटी कैसे पढ़ाओगे जब बेटी बचेगी नहीं। ये जो मामला आज सामने आया है, ये 50 साल की एक आंगनवाड़ी वर्कर थी जिसके साथ इस तरीके की दरिंदगी को अंजाम दिया गया। और मुझे लगता है रवि वर्मा जी और डॉक्टर रमन, आप दोनों ने शायद इस खबर को पढ़ा होगा, सुना होगा कि किस तरीके से निजी अंगों को किस तरीके से चोट पहुंचाई गई, गंभीर चोट पहुंचाई गई और खून से लथपथ उसके शव को उसके घर के बाहर फेंक कर चले गए। इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है, और वो भी एक धार्मिक स्थल पर जो रखरखाव करने वाले पुजारी होते हैं उनकी तरफ से। तो ऐसे में देखिए, सब लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं। इस मंच के जरिए रवि वर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि अंधविश्वास में जो लोग पड़ जाते हैं कभी कभी, उनके लिए क्या संदेश? इस सारे केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि वो पुजारी इसमें शामिल हैं या नहीं, क्योंकि आज देश के अंदर विपरीत वातावरण चल रहा है। इस प्रकार की घटना होना एक अपने आप में बहुत ही शर्मनाक घटना है। उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अपराधी कभी घटना करने के बाद में बॉडी को उसके घर के आगे फेंकने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश हो सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरी ये मांग है आपके मंच से, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह से। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं रवि वर्मा जी कि इस वक्त जो विपरीत माहौल चल रहा है, ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए कि आखिर पूरा मसला है क्या। एक दर्शक है दिल्ली से जुड़ रहे हैं, जसवंत जी, स्वागत है आपका। जनकराज जी, माफ कीजिएगा, जनकराज जी स्वागत है आपका, यमुनानगर से जुड़ गए। हाँ मैडम जी, ये जो आज ये हादसा हुआ है निर्भया कांड, ये
जो 50 साल की उम्र उसका, ये तो बहुत निर्दयी है। और ऐसा ही मेरी बेटी के साथ मर्डर हुआ था, तो अब तक मेरे को इंसाफ नहीं मिला है। ये इसमें पुलिस बहुत घपलाबाजी कर रही है। पुलिस ने ऐसे में तो जैसे निर्भया कांड में इतना टाइम लगा है, तो इस कांड में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 महीने के अंदर ही 1 महीने के अंदर ही इसका रिजल्ट मिलना चाहिए मैडम। जनक राज जी, सबसे पहले तो हमें बहुत दुख है, आपने अभी जो अपना जो इंसिडेंट शेयर किया है उसका भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको भी इंसाफ मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय साझा की। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस खास चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े और राय साझा की। देखिए, इस तरीके की जो वारदातें हैं, ये कोई पहली वारदात नहीं है, पहले भी हम कई बार देखते हैं इस तरीके के जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है, लेकिन इंसाफ मिलने में कितनी देरी होती है ये आप और हम सब जानते हैं। तो आज सवाल आपका में जो सवाल पूछे गए, जो चर्चा हुई, उसी में इसी बात का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ कि जो ये दरिंदे हैं जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं, इनका मानसिक रूप से उत्पीड़न होना चाहिए। फांसी की सजा भी इनके लिए कम है। सवाल आपका में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।